मुझे ऐसा लगता था मैं जॉब छोड़कर आया हूँ और ऐसा यहाँ पे और कौन होगा जो जॉब छोड़कर आया होगा। मेरा प्री नहीं होगा तो किसका होगा? मैं क्लियर नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मैं 2 बार आईपीएस हो चुका हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया हूँ और मेरा प्री नहीं हुआ। तो कहने को मेरे पास 2 सर्विसेज़ हैं, मैं आईपीएस हूँ, लेकिन मेरा करियर ब्लैक है। मेंस क्लियर होने के बाद ही मेरे 2 दोस्त थे, मैंने उनको पार्टी तक दे दी थी कि मैं तो बन गया भाई, आईएएस बन गया। और मेरे इंटरव्यू में थे 110, वो थे सेकंड लोएस्ट मार्क्स और मैं नेक्स्ट बैच में रेलीगेट हो गया। 6 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, 5 अटेम्प्ट्स, 4 इंटरव्यूज, 3 सिलेक्शंस, 2 आईपीएस, 1 आईआरएस and of course 0 IAS. Hello everyone, I am Mudit Jain. I am IRS of 2018 batch, and before getting into IRS, I was twice selected as officer in Indian Police Service. So ये ज़्यादातर आपने देखा नहीं होगा कि कोई IPS से IRS में शिफ्ट हुआ है, लेकिन मेरी स्टोरी ऐसी ही रही है। मैं अपनी जर्नी से शुरू करूँगा। आई हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। मैं ईस्ट दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में बर्थ हुआ था मेरा, और मेरी जो स्कूलिंग है वो लवली पब्लिक स्कूल से हुई है, जो कि प्रियदर्शनी विहार ईस्ट दिल्ली में है। स्कूल लाइफ में हमेशा से ही मैं अबव एवरेज था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर दिया हो, जो पेरेंट्स की जनरली एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन फिर सबकी लाइफ में एक ना एक ट्रिगर पॉइंट आता है, जो उनको प्रोपेल कर देता है बेसिकली। मेरी लाइफ में वो ट्रिगर पॉइंट आया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। मेरी मदर को एक मेडिकल कंडीशन डिटेक्ट हुई थी। बाय गॉड्स ग्रेस शी इज़ फाइन टुडे। लेकिन उस समय भी जब वो हॉस्पिटलाइज थी, तब उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बढ़िया कर जाऊँ लाइफ में। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वहीं से मैं कहता हूँ कि मेरी शायद लाइफ की दूसरी शुरुआत हुई थी। पढ़ाई में मैं बढ़िया तब भी था, उससे पहले भी था, लेकिन ये उस इवेंट के बाद हुआ था मेनली कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे जा पाया। तो मैं उस समय 7th स्टैंडर्ड में था। मेडिकल कंडीशन, मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वो ठीक हो गई हैं विद गॉड्स ग्रेस। उसके बाद मैंने डिसेंटली वेल करा पढ़ाई में। फिर 10th आया, बोर्ड्स आए। बोर्ड्स हमारे कल्चर में हमेशा से ही ऐसा माना जाता है कि नहीं, बोर्ड्स में तो बढ़िया करना ही है। प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है। विद गॉड्स ग्रेस मैंने बोर्ड्स में बहुत बढ़िया करा, लेकिन फिर एक डायरेक्शनलेस होना काफ़ी कॉमन होता है स्टूडेंट्स में उस एज में। तो मैं उनमें से था जो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शनलेस हो गया कि 10th में इतना बढ़िया करने के बाद भी मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे आगे करना क्या है। मुझे क्या इंजीनियरिंग में जाना है, क्या मुझे मेडिकल में जाना है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया, डेडली कॉम्बिनेशन होता है, पीसीबी विद मैथ्स। तो मैंने चारों सब्जेक्ट ले लिए और मैंने किसी मेजर एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बोर्ड्स पे फ़ोकस करा उस समय, जो कि मैं आज एडमिट करता हूँ जैसे एक मिस्टेक जैसा लगता है मुझे अभी भी। अगर मैंने उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी होती तो हो सकता है मैं वो भी क्लियर कर लेता। तो ख़ैर वो मैंने तैयारी नहीं करी, बिना तैयारी के मैंने एग्ज़ाम्स दिए, बिना तैयारी के मैंने आईआईटी दिया, बिना तैयारी के मैंने एआईट्रिपल ई और जितने भी मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे वो दिए। तो कहीं भी सिलेक्शन हुआ नहीं था, लेकिन फिर बोर्ड्स पे फ़ोकस तो किया ही था। तो 12th के रिज़ल्ट में 90% समथिंग आए थे और 50% स्कॉलरशिप में मेरा फिर एमिटी कॉलेज से, एमिटी नोएडा से मैंने इंजीनियरिंग करी। मेरा एज़ सच गोल नहीं था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। आप कह सकते हो कि वो स्कॉलरशिप मिल रही थी तो बेसिकली मैं फिर एमिटी में चला गया और मेरा कहीं और ऐसा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। फिर खैर 4 साल एमिटी हुआ, 2007 से 11 बैच एमिटी में, 2011 में मैं पास आउट हुआ। फिर मैंने एक्सेंचर बैंगलोर में 1 साल के लिए काम करा। मैं जब एक्सेंचर बैंगलोर गया था, तब मुझे थोड़ा-सा अपना पिछला एक गोल था वो याद आया। जैसे मैंने बताया था, एक लाइफ़ चेंजिंग इवेंट अपना जब मैं 12 साल का था। तो कोइंसिडेंटली उसी समय ऐसा हुआ था कि मेरे फ़ादर ने मुझे एक बार बोला था उस समय कि तुम सिविल सर्विसेज़ करना आगे जाके। अगर तुम्हारा मन करे, अगर तुम पढ़ाई में डिसेंटली वेल करते हो तो सिविल सर्विसेज़ करना। तो जब मैं एक्सेंचर बैंगलोर में था 1 साल के लिए, तो मुझे अपना वो लॉन्ग फॉरगॉटन ड्रीम जो मेरा था वो मुझे याद आया और फिर मैंने 1 साल काम करा बस। और जब मेरा बॉन्ड पीरियड ओवर हुआ तो मैं अपनी जॉब छोड़कर आ गया। मैं दिल्ली वापस आया। मैं दिल्ली से ही हूँ जैसे मैंने बताया, लेकिन मैं अपने घर पे नहीं रुका तैयारी के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बेस नहीं था कभी। मुझे पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो मैं एक हॉस्टल में रुक कर मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था। मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ से लोग क्लियर होते हैं, यहाँ एनवायरनमेंट बढ़िया है,
यहाँ पीयर ग्रुप बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैंने वहाँ से तैयारी करी। अब मैं मेजर बताऊँगा आपको कि मेरी वो जर्नी कैसी रही दिल्ली आने के बाद। मैं बहुत हाई माइंडेड था जब मैं 2012 में दिल्ली वापस आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं जॉब छोड़कर आया हूँ और ऐसा यहाँ पे और कौन होगा जो जॉब छोड़कर आया होगा। खैर, जब मैं पहले 10 लोगों से मिला वहाँ पे, तो उनमें से 7 या 8 लोग जो थे वो आईआईटियंस थे। वो आईआईटी छोड़कर आए थे। कोई 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर आया था, कोई 2 करोड़ का पैकेज छोड़कर आया था। और वहाँ मेरा जो पैकेज था वो 3 लाख पर एनम था, क्योंकि मैं आईआईटी से नहीं हूँ, मैं एमिटी से था, एमिटी नोएडा, और मेरा एक्सेंचर में हुआ था। तो वो जो पहला दिन था जब मैं लोगों से मिला, उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं कितना गलत सोच रहा था खुद के बारे में और इस एग्ज़ाम के बारे में, और कितना हाई कंपटीशन हो सकता है इस एग्ज़ाम में कि लोग इतनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ और इतना ल्यूक्रेटिव करियर अपना छोड़ कर आए हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये तो सिर्फ 10 ही लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ। बाहर और इतने कितने आईआईटियंस या और बढ़िया कॉलेजेस के लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाला है, जो इस एग्ज़ाम की अब तैयारी करने आए हैं। दैट थिंग वर्कड इन माई फेवर, बिकॉज मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि आई हैव टू वर्क आउट ऑफ माई स्किल्स टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, एंड आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। 2013 सीएसई मेरा पहला अटेम्प्ट था। जो लोग पहले से एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि 2013 सीएसई में पैटर्न चेंज हुआ था। उससे पहले 2 ऑप्शनल होते थे। तो जब मैंने 2012 में कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मैंने 2 ऑप्शनल्स प्रेफर करे थे, ज्योग्राफी और पब एड। लेकिन शुक्र है उसी समय नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी का कि अब एक ऑप्शनल हट गया है, अब एक ही रखना है। तो मैंने पब एड हटाया और ज्योग्राफी कंटिन्यू करा। तो 2013 सीएसई मेरा पहला अटेम्प्ट था। मेरा प्री क्लियर हुआ, मैंने मेंस प्रिपेयर करा, मेंस क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू राउंड में पहुंचा। मेंस क्लियर होने के बाद ही मेरे 2 दोस्त थे, मैंने उनको पार्टी तक दे दी थी कि मैं तो बन गया भाई, आईएएस बन गया। मैं इतना खुश था मेंस क्लियर करके कि अब तो निकलना ही है। जब मैं 3000 में आ गया तो 3000 से 1200-1300 लोगों में तो मैं आ ही जाऊंगा। लेकिन रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। तो उस दिन बारिश हो रही थी, जब रिजल्ट आया आंख में आंसू थे, रो रहा था। लेकिन जो हमारे हॉस्टल के एडमिन थे, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, 3 वर्ड्स बोले बस, ये यूपीएससी है, ये यूपीएससी है। तो वो चीज़ घर कर गई अंदर कि हाँ, मुझे याद आया कि मैं कितना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने आया था और मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड में पहुंचा, वो भी कोई कम बात नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक ले नहीं सकता था। इंटरव्यू के कुछ महीने या 1.5 महीने बाद ही अगला प्रीलिम्स था। तो 3-4 दिन का ब्रेक लिया, खुद को गैदर करा दोबारा से, और अगले प्री की, दैट इज सीएससी 2014, उसकी तैयारी करी। प्री उस साल ज़्यादा बढ़िया नहीं हुआ था, बॉर्डर पे था मैं। तो जब प्री हो गया मेरा, उसी कश्मकश में रहा कि क्लियर होगा या नहीं होगा। तो वो मेंस की तैयारी जो फुल फोकस से होनी चाहिए उससे नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर प्री का रिजल्ट आया और प्री फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया था। मेंस हमेशा से मेरा एरिया रहा है, मुझे मेंस में कभी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है। मुझे लगता है मैं अगर आज भी मेंस दूंगा प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ तो मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। तो खैर, मैंने मेंस लिखा सीएससी 14 का, मेरा दोबारा मेंस क्लियर हुआ और मैंने फिर से इंटरव्यू दिया। अब एक स्टोरी है जो मैं इसमें बताना चाहूँगा। और जो मेरा सीएससी 13 हुआ था जब, तो इंटरव्यू में मेरा स्कोर था 118, मात्र 118। वो 50% भी नहीं है, 275 में से 118। तो मैं खुद और मेरे काफ़ी दोस्त भी जो वेरियस सर्विसेज में हैं, वो यही बोले, यार तूने बुरा देख लिया है, इससे बुरा क्या होगा, 118 से कम क्या दे देंगे, तू अपनी तैयारी कर, इंटरव्यू देने जा और फुल फोकस से इंटरव्यू दे आराम से, तेरे बढ़िया ही आएंगे। तेरे 200 नहीं आए तो कम 150 तो आएंगे ही, और मेंस तू इतना बढ़िया करता है, तेरी रैंक आ जाएगी। तो ये इसी सोच के साथ मैंने इंटरव्यू की दोबारा तैयारी करी। थोड़ा मैं नर्वस था क्योंकि पहले अटेम्प्ट में इतना कम स्कोर आया, तो डरा हुआ था कि क्या होगा दोबारा। पहले अटेम्प्ट तो केयर फ्री दिया था इंटरव्यू, लेकिन अब 118 आ चुके हैं तो अब डर लग रहा था। तो खैर, इंटरव्यू देकर आया। मेरी जब रिजल्ट आया मेरे 222 रैंक आई थी सीएससी 14 में। तो मैं बहुत खुश था। ऑफ कोर्स पहली बार सिलेक्शन हुआ है, सब ओवर द टॉप होंगे। घर पे बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट था, पेरेंट्स बहुत खुश थे। मम्मी की जो ख्वाहिश थी कि कुछ बढ़िया कर जाऊँ वो पूरी हो गई थी। लेकिन मेरा जो दोस्त है रोहित घोटके, वो आईआरएस ऑफिसर है 2016 बैच का। उसने मार्कशीट आने से पहले मुझे बोला कि तूने इंटरव्यू में फिर से कुछ गड़बड़ करी है, तेरे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आए हैं।
मैंने कहा यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, 222 रैंक आई है, इतनी क्या गड़बड़ कर दी होगी, और अगर गड़बड़ करी है तो मेंस में मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा कि मेरी फिर भी 222 रैंक आ गई। तो 10-15 दिन बाद मार्कशीट आई, मेरे मेंस में थे 822 मार्क्स, वो उस साल 11th हाईएस्ट मार्क्स थे रिटन में, और मेरे इंटरव्यू में थे 110, वो थे सेकंड लोएस्ट मार्क्स अमंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दैट ईयर। तो जहाँ मेरे मेंस में 11th हाईएस्ट मार्क्स थे, मुझे टॉप 20 नहीं तो टॉप 50 में होना चाहिए था, मेरे इंटरव्यू स्कोर की वजह से मेरी रैंक ड्रैग डाउन हो गई 222 पे। तो वो जो खुशी का माहौल था, बाकी लोग तो अभी भी खुश थे क्योंकि रैंक आई है भाई, 222 रैंक आई है, सिविल्स क्लियर हुआ है। लेकिन एज एन एस्पिरेंट मुझे दिख रहा था कि मैं क्या अचीव कर सकता था और मैं कहाँ रह गया। तो वो खुशी एकदम से गम में चेंज हो गई थी। बहुत बुरा लगा कि यार पहले 118 और अब 110। और बुरा लगने से ज़्यादा ये हुआ कि मैं अगला अटेम्प्ट भी अगर दूंगा तो क्या गारंटी है कि अब तो बुरे से बुरा भी देख लिया था, तो हो सकता है 110 से भी कम आ जाए अगली बार। तो 2014 का चलो ये टाइम निकला, 2014 में 222 रैंक आ गई। फिर अगला अटेम्प्ट दिया, उसका डैफ भरा जाता था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरा जाता था अक्टूबर नवंबर के अराउंड। तो अक्टूबर नवंबर 2015 के अराउंड मैंने 2015 सीएसी का डैफ भर दिया, और मैंने सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑप्ट करा था क्योंकि मैं ऑलरेडी आईपीएस बन चुका था, तो मैंने कोई और सर्विस ऑप्ट नहीं करी थी। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पे क्या इशू हुआ। तो फिर मैंने मेंस लिखा, दिसंबर में मेंस हुआ था उस साल, दिसंबर 2015 में। वो मेंस लिख के मैं पुलिस एकेडमी गया था ट्रेनिंग के लिए। तो मैं नेशनल पुलिस एकेडमी गया हैदराबाद। वो भी एक इवेंट था अपने आप में, सब लोग बहुत खुश थे कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। एक एंजाइटी थी, एक नर्वसनेस थी, डर भी था कि एकेडमी जा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे याद है 28 दिसंबर 2015 को मेरी ज्वाइनिंग थी पुलिस एकेडमी में। और वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि बढ़िया करना है, वहाँ पे क्या हुआ था कि पहले हफ्ते में वो जनरल रेस वगैरह कराते हैं लोगों को। तो पहले हफ्ते में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आके मैं कुछ ज़्यादा ही भाग लिया, ज़्यादा तेज़ भाग लिया कि नहीं यहाँ पे भी आगे रहना है। वो जो रिजल्ट आए थे वहाँ पे, उनके बेस उस रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने पीटी एक्सरसाइज जो डेली मॉर्निंग होती है उसके ग्रुप्स बनाए थे कि ग्रुप 1 में जो सबसे बढ़िया रिजल्ट जिनका आया था वो ग्रुप 1 में रहेंगे, ग्रुप 2 में जो उनसे थोड़े एवरेज थे वो ग्रुप 2 में। मैं आ गया ग्रुप 3 में, जबकि मुझे आना चाहिए था ग्रुप 5 या ग्रुप 6 में, क्योंकि मैं इतना फिजिकली एक्टिव नहीं था उस समय। मेंस लिख कर आया था, लोग ज़्यादा इतना फिजिकल एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं देते, भले मैं जिम वगैरह करा किया करता था, लेकिन एज सच इतना फिजिकल एक्टिव नहीं था मैं। तो खैर मैं ग्रुप 3 में आया। तो ग्रुप 3 में थोड़ा ऐसा होता है कि उस समय ऐसा होता था, मुझे आजकल नहीं पता ट्रेनिंग एकेडमी में क्या मॉडल्स फॉलो हो रहा है। तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेनियस था, थोड़ा ज़्यादा भागना था, थोड़ा तेज़ भागना था। तो वो मेरी नीज़ पे इतना इफेक्ट हुआ कि मैं 16th ऑफ जनवरी 2016 को ही एकेडमी के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया था। मेरे लिगामेंट टियर हुआ था ग्रेड 2। तो पहले लेफ्ट नी में प्रॉब्लम हुई, फिर राइट नी में प्रॉब्लम हुई, और मैं हॉस्पिटलाइज था एकेडमी में, जिसकी वजह से मेरी एब्सेंट काउंट होती रही और मैं नेक्स्ट बैच में रेलीगेट हो गया। तो जिस समय मैं हॉस्पिटलाइज था, उसी दौरान मेरा 2015 सीएससी का इंटरव्यू हुआ, जब मैं 8 मार्च 2016 को मेरा इंटरव्यू हुआ था 2015 सीएससी का। तो मैंने एकेडमी से आया, मैंने इंटरव्यू दिया, अगले दिन मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर मैं एकेडमी चला गया था। 28 मार्च या 26 मार्च कुछ डेट थी 2016 की, जब मैं रेलीगेट होके कि नेक्स्ट बैच के साथ ट्रेनिंग करना, आपकी एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं रेलीगेट होके वापस आया था दिल्ली। फिर से मैं हॉस्टल में गया और मैंने टेस्ट कराए अपने मेडिकल टेस्ट कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई। नॉकिंग नीज हमेशा से थी, लेकिन ये लिगामेंट टीयर क्यों हुए और वो हील क्यों नहीं हो रहे। तो उसके लिए मैंने मेडिकल टेस्ट वगैरह कराए। वहाँ मुझे डिटेक्ट हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका कार्टिलेज वियर आउट होता रहता है। जब कार्टिलेज वियर आउट हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से लिगामेंट इम्पैक्ट होते हैं। ये जो डॉक्टर्स ने मुझे एक्सप्लेन करा था कि मेरे लिगामेंट्स बार बार इम्पैक्ट क्यों हो रहे हैं। और उनका सजेशन ये था, मैंने बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, सबका सजेशन ये था कि लुक फॉर अ चेंज ऑफ सर्विस। आप ये ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपको स्टेरॉइड्स देके इंजेक्शंस देके ये ट्रेनिंग करा भी लेंगे, पेन मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग इस सर्विस में आप करियर कैसे देखते हो अपना। तो माइंड में यही था कि यार चलो एग्ज़ाम दिया हुआ है, सीएससी 15 दिया हुआ है, इंटरव्यू पहले से बेटर हुआ है, 8 मार्च को जो इंटरव्यू हुआ था,
रैंक हो सकता है आईएएस आ जाए। अब मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था, मैंने डैफ ऑलरेडी भर दिया था ट्रेनिंग पे जाने से पहले। डैफ में ऑप्ट करा था सिर्फ एएस और पीएस। तो पीएस तो मैं कर ही नहीं सकता, अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मेरे लिए इफेक्टिवली रैंक कितनी बच गई, मुझे टॉप 100 टॉप 90 में आना है टू हैव अ फ्रूटफुल रिजल्ट फ्रॉम CSE 15। उसका रिजल्ट आया था शायद 10 मई 2016 को। मेरी रैंक आई 207। तो जहाँ सब लोग फिर से खुश थे, जिनको ये कंडीशन, जिनको मेरी सिचुएशन नहीं पता थी, वो बहुत खुश थे, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि यार दूसरी बार सिविल्स निकाल लिया, 3 अटेम्प्ट में 2 बार निकाल लिया। मैं वहीं देख रहा था कि अब मेरे करियर का क्या होगा, क्योंकि 207 रैंक पे मुझे फिर से आईपीएस मिलेगा और मैं वो ट्रेनिंग कर ही नहीं सकता एज पर डॉक्टर्स। फिर अब आगे वे आउट क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो खैर CSE 16 का एग्ज़ाम दिया। उसका प्री शायद अगस्त में हुआ था या जून में, मुझे ध्यान नहीं, 2016 में। ब्लंडर ये हुआ कि 2 या 3 मार्क्स से मेरा प्री रह गया। मुझे कोई शर्म नहीं है ये एडमिट करने में, मैं काफ़ी हाई माइंडेड था 2016 में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्री नहीं होगा तो किसका होगा, मैं क्लियर नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। क्योंकि मैंने 2 बार आईपीएस निकाला है 3 अटेम्प्ट में से, तो मैं पक्का तो निकाल ही लूँगा। प्री क्या है, प्री तो हलवा है, केक है, इट्स अ केक वॉक। लेकिन ये यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है जो अर्श से फर्श पे लाने में देरी नहीं करता है। अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं करा है, यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट। तो वही मेरे साथ हुआ, 2 या 3 मार्क्स से मेरा प्री रह गया 2016 में। अब जिस्ट आप समझिए, मैं 2 बार आईपीएस हो चुका हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया हूँ, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने ट्रेनिंग कर भी ली तो बाद में इश्यूज़ हो सकते हैं, और मेरा प्री नहीं हुआ। तो कहने को मेरे पास 2 सर्विसेज हैं, मैं आईपीएस हूँ, लेकिन मेरा करियर ब्लैक है, मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा है। देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि आगे होगा क्या नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट आया था प्री का सितंबर में। 10 दिन लिए, इस बार रोने का टाइम ज़्यादा था, 2013 सीएसई से ज़्यादा टाइम था। तो 10 दिन लिए, रोया खूब, फिर खुद को संभाला किसी तरह से। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मैं इंजरी पे फोकस करूं। तो मैंने ट्रीटमेंट कराई, फिजियोथेरेपी कराई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराई, मैंने जिम करा खूब कि मैं क्वाड्स डेवलप करता हूँ, मैंने खूब रनिंग करी, और फिर से मैं एकेडमी गया। मैं एकेडमी गया दोबारा दिसंबर 2016 में। अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंस कहो आप क्या कहो, पहले ही दिन मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई फिर से। तो क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वो सिर्फ एक जॉइंट इंपैक्ट नहीं करता, वो बाकी जॉइंट्स पे भी फैलता है। जैसे मेरा शोल्डर फ्रीज है पिछले 1 साल से, लेफ्ट शोल्डर मेरा फ्रीज है, मेरी अब उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये इम्पैक्ट जो था वो अब नीज से मेरी एंकल पे आया। तो मैं फिर से यूएल लेकर आया। अब प्री मेरा हुआ नहीं था, मैं वहाँ से वापस आ गया। तो अब मेरे पास पूरा 1 साल आगे है। अगला जो प्री होना है 2017 सीएसई का, वो शायद जून या जुलाई में होना है, और दिसंबर में मैं वापस आ गया हूँ। तो अब मेरे पास 6 महीने थे। वो 6 महीना मैं ऐसे पढ़ा जैसे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चे को पढ़ना चाहिए। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्लियर प्री। प्री हमेशा से मेरा डाइस ही रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2014 में भी मैं बॉर्डर पे था, तो मेरा निकल गया। लेकिन 16 में जब मैं बॉर्डर पे था, मेरा नहीं निकला। तो मैंने पूरा एफर्ट डाला कि मेरा प्री तो निकलना ही है। मुझे याद है मैंने 40 मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे उस साल, और 40 के 40 को मैंने नोट्स बना के बार बार रिवाइज करा था। क्योंकि 16 सीएसई में एक गलती हुई थी, मैंने जिस कोचिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व करा था उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने उसको रिवाइज नहीं करा। सेम क्वेश्चन प्री में आया था, और मेरा वो क्वेश्चन प्री में भी गलत हुआ। मेरा वो एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो शायद मेरा प्री क्लियर हो जाता। तो मैंने वो गलती रिपीट नहीं करी, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और मेरा प्री निकला। प्री निकलने के बाद एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग पॉम्पस, मुझे कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेंस तो मैं निकाल ही लूँगा। और मेंस मैंने हर बार कट ऑफ से 50 या 100 मार्क्स ज़्यादा से निकाला है। तो मेंस मुझे पता था मेरा निकलना ही है। 17 में मेरा मेंस निकला। अब नेक्स्ट हर्डल था इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू जो 13 में था उसमें मेरे आए थे 118। सेकेंड इंटरव्यू जो था मेरा 14 में, उसमें आए थे 110। 110 आने के बाद मेरी सर्विस आ गई थी। तो 2015 में जो इंटरव्यू आया था उसमें मेरे आए थे 154, 154। तो अब ये था कि यार इसको 175 या 180, 190 तक एटलीस्ट खींच के ले जाना है।
तो इंटरव्यू की तैयारी करी, 2-3 मॉक्स दिए, लेकिन इंटरव्यू में मेरा स्कोर फिर से कम रहा, वो था 165। तो ओवरऑल मैंने 4 मेंस दिए हैं, चारों बार मैंने मेंस क्लियर करा और 4 इंटरव्यू दिए, जिसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था इंटरव्यू का 165। तो खैर इसका रिजल्ट जो आया था सीएसी 17 का, उसमें मेरी 173 रैंक आई थी। और इस बार मैंने डैफ में आईएएस, आईएफएस और आईआरएस डाला था थर्ड चॉइस। आईपीएस नहीं डाला था क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, जब मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता मैं क्यों डालूंगा दोबारा। आईएफएस उस साल शायद 154 रैंक पे ख़त्म हुआ था, मेरे 2 मार्क्स और ज़्यादा होते तो मैं आईएफएस में होता, लेकिन ठीक है, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। तो वहाँ से मैं फिर आईआरएस में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं लबासना गया, लबासना में मैंने फाउंडेशन कोर्स करा। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद मैं फिर एनईडीटी गया, नागपुर में अकेडमी है आईआरएस की, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी। और उसके बाद मैं फिर एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली पोस्ट हुआ था जून 2020 में। जून 2020 में मैं दिल्ली आया और फेसलेस असेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं फेसलेस असेसमेंट में पोस्ट हुआ था। मेरा जो लार्जली वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो फेसलेस असेसमेंट में ही रहा है, जिसमें हम फाइल्स को स्क्रूटनाइज करते हैं फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स, के किसी केस में अगर सिलेक्शन रीज़न क्या है, तो उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है फाइल में या क्या गड़बड़ नहीं है, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, पीएनएल में क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं, तो उन सबको हम एनालाइज करते हैं उसमें। जो सीए बैकग्राउंड से हैं वो अप्रिशिएट कर पाएंगे इस काम को, जो नहीं है, जो एस्पायर करते हैं आईआरएस में आना, वो ट्रेनिंग एकेडमी में सीख जाएंगे, सब सीख जाते हैं, इतना कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है। आप एक बार काम करना चालू करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है आईआरएस एज सर्विस में वो लिमिटेड है फेसलेस असेसमेंट में। मेरे जो बाकी बैचमेट्स हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन विंग में है, जिसको आप कॉमन पार्लेंस में रेड कहते हैं, सर्च एंड सीजर कहते हैं उसे, आप रेड कहते हैं उसे, वो उसमें है। कोई सेंट्रल सर्कल में है जिसमें रेड के बाद का काम होता है, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डाइवर्स है। तो ओवरऑल मेरी जर्नी ये थी, जहाँ मैं दिल्ली में एक स्कूल से फिर मैं एमिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया मैं, और वहाँ से मैं एक्सेंचर गया। फिर मैं 2012 में दिल्ली वापस आया जॉब छोड़ के। 13 में मैं इंटरव्यू राउंड में पहुंचा, 14 में आईपीएस, 15 में आईपीएस, 16 में प्री फेल और 17 में आईआरएस। तो अगर मैं इसको समराइज करूं जैसे मैंने अपने ब्लॉग पे करा हुआ है, तो 6 years ऑफ प्रिपरेशन, 5 अटेम्प्ट्स, 4 इंटरव्यूज, 3 सिलेक्शंस, 2 आईपीएस, 1 आईआरएस एंड ऑफ कोर्स 0 आईएएस। तो ये मेरा एक नट शेल में समरी रही है मेरे यूपीएससी जर्नी की। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने छठा अटेम्प्ट नहीं दिया। एज थी लेकिन विल ख़त्म हो गई थी। इतना सब झेलने के बाद कभी ज्योग्राफी में स्कोर कम आ रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक साल 156, फिर 285, फिर 192, फिर 280। तो कोई सेंस नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू में तो कम आ ही रहे हैं, ज्योग्राफी में अप डाउन साइकिल चल रही है, तो 10-12 मार्क्स से हर बार आईएएस रह जाता था। तो ऐसा लगने लग गया था, लास्ट अटेम्प्ट आते आते मेंटली थक गया था कि फिर से 10 मार्क्स से रह ही जाएगा। तो लास्ट अटेम्प्ट दिया नहीं, एकेडमी चला गया था, क्योंकि लाइफ में भी आगे मूव ऑन करना था। तो एक एग्ज़ाम में ही स्टक रह के 5 साल 6 साल दे दिए थे, इसलिए लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया। ओवरऑल आप अगर इस मेरी जर्नी से अगर कोई लर्निंग लेना चाहते हो तो वो यही है कि अगर ठान लो तो पॉसिबल सब कुछ है करने का। कि 5 अटेम्प्ट दिए, 3 सिलेक्शंस है, आईपीएस 2 बार होने के बाद भी प्री फेल हो गया, तो आप ये इससे लर्निंग ले सकते हो कि अगर आप प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो तो ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ जाए कि यूपीएससी चाहता क्या है, तो मेंस क्रैक करना बहुत आसान है। मेंस डाइसी नहीं है, प्री डाइसी है, प्री में लक फैक्टर है, मेंस में ट्रस्ट मी 0 लक फैक्टर है। इट इज़ ऑल अबाउट योर अप्रोच। तो परसिवरेंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड फॉलोइंग द प्रोसेसेस, ये 3 पॉइंट्स मैं बोलूँगा जो आपको आप इस मेरी जर्नी से लर्निंग ले सकते हो। आपको पता ही है कि जर्नी कितनी बड़ी रही है, टाइम स्पैन कितना बड़ा रहा है। तो ये अकेले करना तो पॉसिबल था नहीं कि मैं अपने दम पे ही सब कुछ अकेले कर लूँगा। तो इसमें फैमिली का रोल, मेरी जो अभी वाइफ है उसका रोल, मेरे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि मैं उस समय अर्निंग भी नहीं था, तो ये सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स का सपोर्ट, कि जो आपका पीयर ग्रुप है वो आपको कितना सपोर्ट करता है, आप उसको कितना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा जो पीयर ग्रुप था, हम उसमें 4 या 5 मेन जने थे, और 4 जने आज सर्विस में हैं,
अक्रॉस वेरियस सर्विसेज, कोई IDAS में है, कोई IPS में है, 2 IRS में है। तो हमारा जो पीयर ग्रुप था वो एंड में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पीयर ग्रुप छोटा था और हम साथ मटेरियल शेयर करके, साथ अपना स्ट्रैटेजी शेयर करके पढ़ाई करते थे। तो ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब वो चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आपकी वाइफ हो या आपका स्पाउस हो या आपके वो फ्रेंड्स हों, वो सपोर्ट सिस्टम आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वरना फ्रेंड्स में वो सपोर्ट सिस्टम सर्च करिए। आई होप कि मैंने जो भी अपनी जर्नी के बारे में बताया है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा सिविल्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और KSG IAS की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSG IAS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSG IAS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।